हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप अच्छे होंगे। तो कोविड में अच्छा रहिए, अपने अपने फैमिली के साथ बेहतर रहिए, जहाँ भी बाहर जाइए मास्क लगा के जाइए, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आज से मैं गेट का आईईएस का मैं क्वेश्चन और सॉल्विंग करूंगा, ठीक है। जितना भी 90 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टिल नाउ, उन सारे क्वेश्चंस को स्पेशली केवीएल केसीएल उसके अलावा जो भी मैंने पढ़ाया है आपको, बेसिकली आपका जितना भी आपका मैंने आपका यहाँ पे पढ़ाया है नोडल एनालिसिस, उसके अलावा मेश एनालिसिस, उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं गेट्स वगैरह में, किस तरीके से आते हैं आईएएस में, ठीक है। और ये जैसे मैंने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कराया वैसा नहीं कराऊंगा, एक एक डिटेल नहीं लिखाऊंगा। गेट का क्वेश्चन 1 मिनट में होता है, तो मैं बताऊंगा 1 मिनट में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, गेट का क्वेश्चन जो कि गेट डबल 1992 में आया था, ये क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें दिया है कि जितना भी रेजिस्टेंस है, सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1 ओम। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1 ओम, ठीक है। ऑल रेजिस्टेंस इन फिगर आर 1 ओम। वैल्यू ऑफ करंट आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज यहाँ पे दिया है, बैटरी वोल्टेज 1 वोल्ट का लगाया हुआ है और हर जगह रेजिस्टेंस है 1 ओम। तुरंत कीजिए, देखिए कि यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखिए 1 और 1 ये दोनों क्या पैरेलल में आपको लग रहे हैं। ये देखिए, ये 1 और ये 1 दोनों पैरेलल में लग रहे हैं। क्या हम इसको पैरेलल में कर सकते हैं क्या? अब 1 और 1 पैरेलल में होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जब 1 और 1 पैरेलल में होगा, हम गेट के तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन, हम नहीं डिटेल सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। आपको भी गेट के तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मेरे पिछले लेक्चर में आप वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब बिल्कुल मैं एक एक लाइन, दो लाइन लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखने वाला, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको नोट्स मेंटेन करना है, गेट का अलग, यूनिवर्सिटी का अलग, ठीक है। और आपको तरीके भी आने चाहिए किस तरीके से गेट का क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। तो ये 1 और 1 पैरेलल होगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। पैरेलल का इसी तरह होता है, तो इसको हम हटा के 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 ओम आ गया, राइट। सिमिलरली ये भी ऐसा करेंगे, इन दोनों के जगह भी हम लिख देंगे 1/2, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों को भी हटाएंगे, इन दोनों को भी पैरेलल ऐड करेंगे और यहाँ भी आप लिख दीजिए 1/2 ओम। सिमिलरली इन दोनों को भी पैरेलल ऐड करके ये पूरा हट के एक आ जाएगा आपका 1/2 ओम, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1/2 ओम प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 आ जाएगा आपका 3/2 ओम। इसको हटा के हम एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, इसको हटा के हम एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं 3/2 ओम। इसको हटा के एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं बिल्कुल 3/2 ओम। सिमिलरली यहाँ भी सेम कंडीशन हो जाएगा, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2 ओम, ठीक है। ये स्पीड है गेट का 3/2 ओम। अब 3/2 ओम पैरेलल होगा तो 3/2 इंटू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3/2, तो आ जाएगा आपका 9/4 इंटू 2/6, 6/2 आएगा, 2/6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी आ जाएगा 3/4। तो ये पैरेलल जब आएगा, पैरेलल को हटा के हम क्या लिख सकते हैं 3/4। और चूंकि ये थोड़ा सा जाने रहेगा, अगर लेट अस सपोज कोई भी चीज पैरेलल है, लेट अस सपोज 1 पैरेलल है 1 के, ठीक है। जब इस पैरेलल का हम एक सिंगल रेजिस्टेंस में लिखेंगे तो याद रखिएगा जो भी अगर सेम वैल्यू है ऊपर नीचे तो उसका बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली 3/2 है तो जो इसका पैरेलल होगा इसका आ जाएगा 3/4। हमने कैलकुलेट भी किया और ऐसे अंदाजा भी लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, ये क्या आएगा 3/4। सिमिलरली ये भी आएगा उसी तरीके से, ठीक है, ये आएगा उसी तरीके से और इसको भी हम लिख सकते हैं 3/4। अब 3/4 प्लस 1, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 आ गया आपका 7/4। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं एक 7/4 और इसको पैरेलल है ये 7/4, ठीक है। 7/4 फिर से हमने कहा कि जब पैरेलल होगा, अगर ऊपर नीचे इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो याद रखिएगा जो पैरेलल इसको हटा के जो हम सिंगल लाएंगे वो जो भी ऊपर नीचे वैल्यू होगी उसका बाई 2 हो जाएगा, यानी ये जो आने वाला है वो आ जाएगा मेरा 7/8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 प्लस 7/8, 1 प्लस 7/8 कितना आएगा, 8 प्लस 7 15, 15/8। तो ये मेरा इसको हटा दे तो ये टोटल रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितना आया, जो भी ताम झाम लगा था ये 15/8 ओम आया। मतलब कि जो भी था पैरेलल में लगाया हुआ था, पैरेलल में लगाया हुआ था, सब कुछ बेटा के 15/8 ओम आया, ठीक है। अब जब 15/8 ओम आया, अब देखिए यहां से बैटरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया है, बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट दिया है, तो करंट क्या आ जाएगा,
करंट आ जाएगा मेरा V बाई आर, V कितना है 1, R कितना है 15/8, 15/8 ये 8 ऊपर गया तो आया 8/15 एम्पियर, राइट। तो ये करंट आ गया 8/15 एम्पियर, ठीक है, और यही आंसर होगा इसका। देखें कितना आसानी से आ गया बिना कोई कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के, बस खाली आपको याद रखना है कि एक चीज कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। आप डायलॉग बॉक्स बना के कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब भी कोई दो चीज पैरेलल में हो और सेम वैल्यू हो, लेट अस सपोज 2 ओम है, 2 ओम है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे तो याद रखिएगा 2, अगर ऊपर दोनों सेम है तो 2/2 हो जाएगा, यानी 1 ओम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समय बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समय हमको बचाना है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गेट का। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीन एट टर्मिनल AB इन द फिगर। इसके अक्रॉस हमको इंडक्टेंस देखना है, इसके अक्रॉस इंडक्टेंस देखना है। ये इंडक्टेंस दिया 3 इंडक्टेंस, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। डॉट पोलैरिटी क्या होती है, डॉट पोलैरिटी हम यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली जब भी कोई भी इस तरह का इंडक्टेंस रहता है, इंडक्टेंस बेसिकली में हम यहाँ पे डॉट पोलैरिटी यूज करते हैं। डॉट पोलैरिटी ये शो करता है हमको, जैसे मान लीजिए कि सीरीज हो या पैरेलल, दोनों में डॉट पोलैरिटी यूज करते हैं, ठीक है। हम पैरेलल की बात करते हैं सबसे पहले। अगर हम पैरेलल की बात करें सबसे पहले, पैरेलल है, राइट, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे डॉट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। डॉट पोलैरिटी, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे कोई एक डॉट पोलैरिटी रख दी, एक यहाँ पे इस वाइंडिंग में यहाँ पे और इस वाइंडिंग में यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इसका ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे कोई करंट आता है, डॉट पोलैरिटी से कोई करंट इंटर करता है I, राइट। सो अगर यहाँ से करंट इंटर कर रहा है और ये दोनों पैरेलल में है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों के बीच में, तो ये डॉट पोलैरिटी, इस डॉट पोलैरिटी पे करंट यहां से इंटर कर रहा है, तो सिमिलरली इसमें कहा जाता है ये डॉट पोलैरिटी यहां पे होने का ये मतलब है कि करंट इस वाइंडिंग में यहां से इंटर करेगा, ठीक है। अगर यही डॉट पोलैरिटी मेरा यहां के बजाय, यही डॉट पोलैरिटी यहां के बजाय अगर यहां रहती तो हम कहते हैं जो मेरा करंट का डायरेक्शन है ये नहीं, करंट का डायरेक्शन मेरा होगा ये, इंटर करेगा यहां से, क्योंकि करंट की जो पोलैरिटी है, करंट की जो पोलैरिटी है, डॉट पोलैरिटी यहां पे रहती है, ठीक है। डॉट पोलैरिटी का सीधा सा मतलब है कि भाई अगर ये डॉट पोलैरिटी यहां है और यहां से करंट इंटर करता है, राइट, तो जो डॉट पोलैरिटी यहां है अगर यहां पे रहा तो हम जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, और अगर यहाँ पे डॉट पोलैरिटी है तो करंट यहाँ से इंटर करेगा। मतलब कि डॉट पोलैरिटी हमें ये इंडिकेट करता है कि करंट इंटर कैसे करेगा, करंट किधर जाएगा, करंट का फ्लो किधर होगा, राइट। सो अगर लेट अस सपोज कि डॉट पोलैरिटी मेरा यहाँ पे रहता, डॉट पोलैरिटी यहाँ पे रहता मेरा, ठीक है, और करंट यहाँ पे इंटर करता और यहाँ से लीव करता, करंट यहाँ से लीव करता, और अगर डॉट पोलैरिटी यहाँ पे है तो हम कहेंगे कि यहाँ से करंट लीव करेगा, करंट यहाँ से इस डॉट पोलैरिटी से लीव करेगा और यहाँ से इंटर करेगा। मतलब कि डॉट पोलैरिटी हमको बताता है अगर एक डॉट पोलैरिटी पे करंट इंटर करता है तो दूसरे इंडक्टेंस कॉइल पे जो डॉट पोलैरिटी रहेगी वहां पे भी करंट इंटर करेगा। अगर एक डॉट पोलैरिटी पे करंट एग्जिट करता है सिमिलरली दूसरे इंडक्टेंस कॉइल पे करंट एग्जिट ही करेगा। आप एक लाइन लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि डॉट पोलैरिटी इन द इंडक्टर, डॉट पोलैरिटी इन द इंडक्टर इज यूज्ड to indicate या to know the current direction, to know the current direction flowing, to know the current direction flowing। अब लिखिएगा if current enters, if the current enters into one dot polarity, या ये लिख सकती हैं if the current enters into the dot polarity of one inductance coil, if the current enters into the dot polarity of one inductance coil, then the same current will enter, या यू कह सकते हैं the current या dot polarity in the other coil, dot polarity in the other inductance coil will also encounter current entering into it, will also encounter the current entering into it। सिंपल सी भाषा है कि एक इंडक्टेंस कॉइल में अगर डॉट पोलैरिटी में करंट लीव करता है या इंटर करता है तो दूसरे इंडक्टेंस कॉइल में भी वो लीव करेगा या इंटर करेगा, डिपेंड करेगा कि डॉट पोलैरिटी कहां पे है और किस तरीके से ली गई है, राइट। इतना याद रखिएगा। अच्छा, डॉट पोलैरिटी का सिर्फ करंट इंडिकेशन में काम नहीं आता, ये वोल्टेज के पोलैरिटी इंडिकेशन में भी काम आता है
कि अगर लेट अस सपोज कि मेरा डॉट पोलरिटी यहाँ पे दिया है, डॉट पोलरिटी यहाँ पे दिया है, तो अगर तो ऑब्वियस सी बात है डॉट पोलरिटी पे हमेशा प्लस रहेगा और माइनस रहेगा। अगर इस तरीके का पोलरिटी है, लेट अस सपोज कि डॉट ये हम नहीं करें कि डॉट पोलरिटी जहां पे रहेगा वहां पे ऑलवेज प्लस रहेगा, नहीं, यहाँ पे माइनस भी रह सकता है। लेट अस सपोज कि जहां डॉट पोलरिटी है मेरा वहां पे इस तरीके का है, इस डॉट पोलरिटी पे माइनस साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे इंडक्टेंस में क्या होगा, माइनस डॉट पोलरिटी पे होगा प्लस इस तरीके का होगा। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। The dot polarity in the inductance coil, the dot polarity in the inductance coil is also used to indicate the voltage polarity on the inductance coil, the voltage polarity on the respective inductance coil। ठीक है, फिर वही अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि अगर किसी डॉट पोलरिटी पे, किसी डॉट पोलरिटी पे अगर नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन ऑफ पोलरिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है इन द रेस्पेक्टिव वे सेकंड कॉइल में जहां भी डॉट पोलरिटी रहेगी वहां पे प्लस या नेगेटिव साइन रहेगा, ऑब्वियस ही बात है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये तो मेरा डॉट पोलरिटी का कॉन्सेप्ट हुआ जो कि आपको बताना था। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए, जब इंडक्टेंस सीरीज में होता है, लिख लीजिएगा व्हेन इंडक्टेंस इन सीरीज, और इसमें जो पोलरिटी है इस तरीके से दी है, ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, ये सारी चीज पता रहेगी तब ये सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, व्हेन इंडक्टेंस इन सीरीज। ठीक है, जब इंडक्टेंस सीरीज है, अच्छा ये L1 L2 है और इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको M कहते हैं। ठीक है, उसको M कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जब इंडक्टेंस मेरा सीरीज में रहता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ मत करिए। जब इंडक्टेंस आपका सीरीज में रहेगा आप क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं करिए, बस खाली यहाँ पे करंट I फ्लो करने वाला है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस वी होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, टोटल इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो प्लस माइनस वी होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू L1 di/dt, चूंकि करंट सिमिलर फ्लो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस M इंटू di/dt प्लस L2 di/dt, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा di/dt कॉमन ले लीजिए और v बाई में कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका L इक्विवेलेंट आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, L1 di/dt प्लस इस पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसी की तरह प्लस L2 इंटू di/dt प्लस इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसके द्वारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब एक और M इंटू di/dt आएगा। ठीक है, M इंटू di/dt आएगा। अब di/dt कॉमन कर लीजिए और v/di/dt लिख लीजिए, याद रखिएगा M और M 2M हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v/di/dt, ये L इक्विवेलेंट का काम करेगा क्या, L इक्विवेलेंट का काम करेगा क्या। तो याद रखिएगा सीरीज में अगर पोलैरिटी, जैसे मान लीजिए इंटरिंग पे ये पोलैरिटी है, करंट इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी यहाँ पे भी करंट इंटर करेगा। ठीक है, सेम पोलैरिटी है, इस तरीके से दोनों इंटरिंग पॉइंट पे पोलैरिटी है, तब इस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे आप या तो आप फॉर्मूला रिमेंबर कर लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस 2M क्या होगा। अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका L इक्विवेलेंट क्या आ गया, L1 प्लस L2 प्लस 2M इन केस ऑफ सेम पोलैरिटी। यही चीज अगर हम पैरेलल के लिए करते हैं, उसका थोड़ा सा अगर हम बनाएंगे, चलिए ठीक है, पहले ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, पहले हम सीरीज वाला देख लेते हैं, जब पैरेलल वाला आएगा तो पैरेलल में बताएंगे, सब चीज एक ही साथ बता देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज वाला देखते हैं, ये तो सीरीज वाला है। ठीक, सीरीज वाला नोट करके रखिएगा और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा कि जब मैं पैरेलल वाला बताऊंगा वो वाला अभी यहाँ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं बताऊँ तो आप क्वेश्चन में अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको सीरीज में है, इसका पोलैरिटी देखिए, यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, मतलब करंट यहाँ से लीव कर रहा है, तो इसकी पोलैरिटी क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस या कुछ भी लिख सकते हैं। करंट अगर कहीं भी जाता है तो प्लस माइनस ही लिखते हैं, प्लस माइनस लिख लीजिए। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे है तो ऑब्वियसली बात है माइनस प्लस इधर आ जाएगा, माइनस प्लस इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉट पे एक बार माइनस आ गया तो हर जगह रोटेट हो जाता है। दूसरी चीज,
हमें अब पोलैरिटी देखनी है इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, देखिए सबसे पहले जब भी सीरीज में इंडक्टेंस हो तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑलवेज ऐड हो जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी गिवन इन द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में कोई भी पोलैरिटी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑलवेज ऐड होगा। ये नोट करके पॉइंट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऐड होगा तो सबसे पहले L1 प्लस L2 प्लस L3 लिख ली। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जो पोलैरिटी है, यहां इस पोलैरिटी से करंट लीव कर रहा है और इस पोलैरिटी से करंट इंटर कर रहा है। इस पोलैरिटी से क्या हो रहा है, करंट इंटर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे लीव कर रहा है, यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्लस तो नहीं होने वाला। याद रखिएगा, जब भी सिमिलर पोलैरिटी नहीं रहती, एक इंडक्टेंस में जहां पे डॉट पोलैरिटी रहती है वहां पे करंट लीव कर रहा है, दूसरे में इंटर कर रहा है, दूसरे पोलैरिटी जो इंडक्टेंस की रहती है, तो इस केस में +2 इंटू एम नहीं हो सकता, जो कि प्रीवियस में मैंने डिराइव करके निकाला था, वो होगा -2 इंटू एम, ये याद रखिएगा, ठीक है। -2 ऑफ M12 यानी 1 और 2 के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली 2 और 3 के बीच देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 और 3 के बीच देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें इंटर कर रहा है, इसमें भी इंटर कर रहा है, तो यहां पे तो प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। +2 म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 एंड 3। सिमिलरली अब यहां पे तो इंटर कर रहा है लेकिन यहां पे लीव कर रहा है, तो 1 और 3 के बीच भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यहां पे दिया है। अगर ऐसा है तो ये माइनस हो जाएगा, -2M13, ठीक है। अब अगर टोटल इंडक्टेंस निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए ना। L1 की वैल्यू क्या है 4, L2 की वैल्यू क्या है 4, L3 की वैल्यू क्या है 4, -2 इंटू M12, 1-2 के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो क्या है 2 हेनरी, प्लस 2 इंटू 2 और 3 के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो क्या है 1, -2 इंटू 1 और 3 के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका क्या है 1 हेनरी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 4 2 8 4 3 12, 12 -4 प्लस 2 -2, ये 2 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 8 हेनरी। यानी जो L इक्विवेलेंट आ रहा है, L इक्विवेलेंट आएगा, टोटल का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो आएगा 8 हेनरी। बी रिमेंबर, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बस आप पोलैरिटी पे ध्यान दीजिएगा, पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी किस तरीके से मेंशन है। अगर सेम पोलैरिटी है तो +2m होगा, डिफरेंट पोलैरिटी है -2m होगा, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और याद रखिएगा पैरेलल इंडक्टेंस वाला मैं बताऊंगा जब आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोर्स 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी गेट 1992 में आया था। यूजिंग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड इन 3 फेज सर्किट, ठीक है। ये सर्किट दिया है 3 फेज सर्किट, इसमें बोला है कि जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, 3 फेज सर्किट ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें हमें मालूम करना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का यूज करके मालूम करना है कि इस 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इसके अक्रॉस जो VTH है, ठीक है, ये VTH है, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा आफ्टर द स्विच इज क्लोज, ठीक है। और ये हमें थेवेनिन्स से निकालना है, थेवेनिन्स से निकालना है, ठीक है। तो थेवेनिन्स क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 100 ओम के क्रॉस निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके क्रॉस VTH निकाल देते हैं, VTH के बाद हम RTH निकालेंगे, और सिंपल सी बात है उसके बाद हम 100 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो VTH कैसे आएगा, अब ये देखिए 400/√3 फेज बैलेंस सोर्स, मतलब 400/√3 पर फेज वोल्टेज है, तो यानी फेज, ये तो फेज ही है, एक फेज ही है, तो ये VTH तो आ जाएगा मेरा 400/√3, ठीक है। ये क्या है, फेज का ही तो है, न्यूट्रल से है कनेक्टेड, तो फेज का ही तो है 400/√3। कैलकुलेट करिएगा जरा, आपका 400/√3 कितना आया, ये आएगा आपका 230.94 वोल्ट, राइट। अब देखिए, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, RTH कैलकुलेट करना है। RTH कैसे आएगा, अभी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं है, नेटवर्क थ्योरम में आता है, ठीक है, फिर भी जो बता दूं आप समझ लीजिए, इसमें एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। जब मैं नेटवर्क थ्योरम पढ़ाऊंगा तो बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि गेट में आया हुआ इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 400/√3 समझ गए,
अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मालूम करने के लिए इसके अक्रॉस, जब भी हम आरटीएच मालूम करते हैं तो जिसके अक्रॉस मालूम करते हैं उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको ओपन सर्किट कर दिए तो इसके अक्रॉस हमको आरटीएच मालूम करना पड़ता है। अब हम पहले ही बता चुके हैं आपको, अपने बहुत प्रीवियस लेक्चर बता चुके हैं, किसी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। अगर आप नई वीडियो देखें जाके मेरे आई बटन पे है, वीडियो जाके देख सकते हैं, और अपने प्रीवियस आपने नोट बनाए होंगे तो नोट्स जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा होगा क्लियरली। तो ऑब्वियसली बात है, सारे वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। सब वोल्टेज सोर्स ही हैं, इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये शॉर्ट सर्किट हो गए। जब शॉर्ट सर्किट हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपके पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, 300 300। जब 300 पैरेलल ऐड होता है तो ऑब्वियस बात है, जब सेम होता है, मैंने बताया है 300 जब सेम वैल्यू पैरेलल में होती है तो उसका बाई 2 आ जाता है सीरीज में। तो ये क्या आ जाएगा, 150 सीरीज में आ जाएगा। सीरीज में क्या 150 आ जाएगा, 150 ओम आ जाएगा। जब 150 ओम आ जाएगा, इसके क्रॉस मालूम करना है। ऑब्वियस बात है, ये और ये 150 और 300 पैरेलल में होंगे। अब 150 300 पैरेलल में है तो 300 पैरेलल टू 150 कैलकुलेट करें कितना आएगा, 300 इंटू 150 अपॉन 450, 300 प्लस 150। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3 जा और ये 100, तो ये इक्विवेलेंट आएगा आपका 100 ओम के। यानी ये सब कुछ मिटा के इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको हम रिमूव कर दे तो सबसे पहले VTH कितना आया, इतना। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, जो मेरा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो सबसे पहले क्या आएगा, VTH, फिर आएगा मेरा RTH, और फिर आएगा वह रेजिस्टेंस जो कि हम रिमूव किए थे। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा आपका RTH। ठीक है, और ये आपका 100 ओम होगा, क्योंकि जो हम रिमूव किए। और हमको क्या मालूम करना है, इसके अक्रॉस हमको RMS वैल्यू में वोल्टेज इन RMS वैल्यू हमको मालूम करना है, राइट। यही मालूम करना है, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। अब VTH मालूम करिए। अब चूंकि ये सारी चीजें RMS में दी है, तो ये भी जो इसका वोल्टेज RMS में होगा, तो ये आ जाएगा 230.94 वोल्ट। ये VTH है। RTH क्या हो जाएगा, RTH हमने 100 ओम कैलकुलेट किया है, 100 ओम। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब भी दो चीज सीरीज में है, हमने पहले बताया था जब वोल्टेज कैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल इन द, जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अक्रॉस हमें मालूम करना है, तो VRMS क्या आएगा। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू है तो इसमें आधा होगा, फिर भी हम कैलकुलेट कर देते हैं 230.94 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100 200। ठीक है, ये 2 से, और 230.94 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, 215.47 वोल्ट। मतलब कि जो RMS वैल्यू हमने खोज रहा था वो 115.47 वोल्ट आएगा, और यही आंसर है। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1992 में आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज VL हैज अ फेज एंगल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू VS। सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 17.32 ओम दी है, ये इंडक्टेंस है J10 जिसके अक्रॉस वोल्टेज VL है, जो कि ये VL दिया है, राइट। और ये सप्लाई वोल्टेज है जिसके अक्रॉस वोल्टेज VS है, जिसके रेस्पेक्ट में हमको निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात हम कुछ नहीं करेंगे, हमें VL और VS के बीच का एंगल निकालना है ना। तो हम VL क्यों नहीं कैलकुलेट करते, VL क्या आ जाएगा, VS जब भी सीरीज में रहता है तो वोल्टेज डिवाइड कर देते हैं, VS इंटू J10 अपॉन 17.32 प्लस J10, 17.32 प्लस J10। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इन दोनों का एंगल कर लेना है कैलकुलेट। VL इक्वल VS इंटू 10, J क्या होता है एंगल 90 बाई 17.32 प्लस J10। इसको सबसे पहले आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और मेरे को बताइए आंसर कितना आ रहा है। मैं भी कैलकुलेट करता हूं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। हाँ, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो और सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 10J, तो ये आ रहा है आपका लगभग 19.99 को हम लिख सकते हैं 20। नीले से लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ऊपर आप कहेंगे सर नीला लिख दिए नीचे हरा लिख दिए। 20 एंगल 30, तो यहाँ से VL आ गया VS बाई 2, 10 बाई 2 20, ये कटा 2, और एंगल कितना आ गया 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो VL और VS के बीच का एंगल कितना हुआ बताइए ना, VL और VS के बीच का एंगल कितना हुआ,
ये हुआ आपका 60 डिग्री। ये आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यही पूछा था क्वेश्चन, ये आपको गेट 1994 में पूछा था। गेट 1994 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था कि भाई एंगल कितना होगा, तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। A set of 3 equal resistor each of value Rx connected in star across RYB of the given figure consume the same power as unbalanced delta connected load. Value of Rx is, इसमें कह रहा है, ध्यान से देखिए, 3 इक्वल रेजिस्टर हैं Rx कनेक्टेड इन स्टार, मतलब कि Rx स्टार में कनेक्टेड है इस तरीके से 3 रेजिस्टर Rx, राइट। अब कह रहा है कि ये जो है अक्रॉस RYB, यानी इसके अक्रॉस कनेक्टेड है, ये इसके अक्रॉस और ये इसके अक्रॉस, ठीक है, कनेक्टेड है। ठीक है, लेट अस सपोज कि कनेक्टेड है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों कनेक्टेड है इस तरीके से। अब ये जो कनेक्टेड है, इट कंज्यूम द सेम पावर, ये 3 रजिस्टर सेम पावर कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, ये 3 रजिस्टर्स सेम पावर कंज्यूम करेंगे जो कि ये सर्किट कंज्यूम करेगा। ये सर्किट जितना पावर कंज्यूम करेगा, सेम पावर ये सर्किट कंज्यूम करेगा 3 फेज में, राइट। तो अब आप बताइए कि इसमें पावर कंज्यूम करने वाला डिवाइस या पावर कंज्यूम करने वाला सब एलिमेंट कौन सा है? इंडक्टेंस कभी पावर कंज्यूम करता है क्या? कभी नहीं। कैपेसिटेंस कभी पावर कंज्यूम करता है क्या? कभी नहीं। बचा कौन? बचा 100 ओम। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा में क्या होता है? VL इक्वल VPH होता है। ठीक है, अभी मैं बताया नहीं हूं, बस जान लीजिए, डेल्टा में VL इक्वल टू VPH होता है और IL इक्वल टू √3 IPH होता है। जब मैं बताऊंगा तो मालूम चलेगा। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, डेल्टा में इतना होता है, ये डेल्टा में होता है, और स्टार में क्या होता है? IL क्या होता है आपका? IPH के बराबर होता है, और VL क्या होता है? √3 VPH के बराबर होता है। ये हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये कंज्यूम करेगा नहीं, टोटल पावर ये कंज्यूम करेगा। अब डेल्टा है तो इसका लाइन और फेज वोल्टेज दोनों बराबर है। ये कितना है? 400 वोल्ट, ये लाइन वोल्ट भी है और इसके लिए फेज वोल्ट भी है। तो इसके अक्रॉस 100 ओम के अक्रॉस पावर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा V²/100। V कितना है? 400 का स्क्वायर, यानी 400 इंटू 400 अपॉन 100। टोटल आपका कितना आ गया? 1600 वाट, यानी टोटल पावर कंज्यूम बाय दिस सर्किट इज 1600 वाट। अभी बोल रहा है ये किसके बराबर है? टोटल पावर कंज्यूम बाय दिस स्टार सर्किट। अब हम जानते हैं, नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि 3 फेज पावर जो मेरी 3 फेज पावर रहती है वो क्या रहती है? स्टार है या डेल्टा है? अगर हम 3 फेज पावर लिखेंगे तो 3 इंटू VPH इंटू IPH, ठीक है, इंटू cos फाई रहती है। तो यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर हम ले लेते हैं, ये याद रखिएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए, IPH को हम क्या लिख सकते हैं? IPH को हम लिख सकते हैं 3VPH इंटू VPH/R लिख सकते हैं क्या? R को इधर कीजिए तो आ जाएगा आपका 3VPH का स्क्वायर अपॉन R। अब याद रखिए, ये हमें स्टार के लिए पता कर रहे हैं। अब स्टार के लिए पता कर रहे हैं तो V फेज, ये तो V लाइन दिया है, और यही अगर स्टार के लिए पता करें तो V फेज क्या हो जाएगा? VL/√3 हो जाएगा। जैसे हमने बताया स्टार के लिए VL इक्वल टू √3 VPH होता है, तो VPH क्या हो जाएगा? VL/√3, यानी यहां से आपका जो कैलकुलेशन करेंगे 3 तो रहेगा ही, इंटू VPH क्या हो जाएगा? VL कितना है? 400 अपॉन √3 का स्क्वायर अपॉन R कितना है? R ही तो मालूम करना है ना, सॉरी, ये जो पावर यहाँ पे की तो पावर आएगा। पावर कितना हमने कैलकुलेट किया? 1600। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए मेरे को। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको मिटाइए और यहाँ पे लिखिए क्या आ जाएगा? 3 इंटू 400 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1600। इसको काटिए, ये 4 और ये 100। आंसर क्या आया? आंसर आ गया आपका 100। यानी जो RS की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वो कुछ नहीं बल्कि 100 ओम है। ठीक है, तो इससे सिंपल क्या होगा बताइए? इतना आसान सर्किट की इसके जो पावर कंज्यूम है इसके पावर कंज्यूम के बराबर हो गया, दोनों का पावर कंज्यूम इक्वल कर लीजिए, आपका यहां से आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इन द सर्किट शोन इन फिगर, अमीटर A2 ये 12 एम्पियर रीड करता है। कितना रीड करता है? ये 12 एम्पियर। ठीक है, एंड एमीटर A3 रीड्स, ये कितना रीड करता है? 9 एम्पियर।
तो A1 कितना रीड करेगा? आप कहोगे सर कितना सिंपल है, 12 + 9 21 एम्पियर। बिल्कुल एकदम सही। गलत है भाई, ये आप डीसी है क्या? एसी है, आप देख रहे हैं सब कुछ एसी है। ये बिल्कुल गलत है, कभी मत करना, गेट मूड हो जाओगे। ये गलत है, ये ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये फेजर सम होता है मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, ये फेजर सम होता है। फेजर सम होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? A1 = √A2² + A3², फेजर सम होता है। सिमिलरली A2 कितना दिया है आपका? 12 का स्क्वायर अपॉन A3 कितना दिया है? 9 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करें इसको, ये क्या आएगा? 144 + 81, ये आ जाएगा आपका 225 यानी 15 एम्पियर। तो आंसर इसका 21 एम्पियर नहीं, इसका आंसर आएगा आपका 15 एम्पियर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा, अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय। प्रैक्टिकल करंट सोर्स मैंने बताया है, बिल्कुल बताया है मेरे भैया, बिल्कुल बताया ना। करंट सोर्स पिछले लेक्चर में जाइए, नहीं जानते हैं तो मैंने बताया था, जब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन करते थे, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स कन्वर्जन करते थे, सब कुछ बताया है मेरे बाबू भैया, सब जाके बताया है। अब देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है? जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है। मैंने सब कुछ डेफिनेशन भी लिखवाया है, आप जाके देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िए। ये करंट है और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, ये हमने कहा था ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ये क्या है? प्रैक्टिकल, लिख लीजिए, सब हम ही लिखे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और अगर वोल्टेज है, कोई वोल्टेज है और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स पूछा है, क्या होगा? करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस। कौन ऑप्शन दिख रहा है क्या? रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एन आइडियल करंट सोर्स। बी होगा, ठीक है, बी को देख के ही टिक मारिए, बी होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ओवर ए साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एन एसी सोर्स। मतलब कि एसी सोर्स पूरा है, ठीक है, फुल एसी सोर्स है, तो ये पूछ रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो मेरा ऑब्वियस सी बात है एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कितना होगा। अब ये हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव पोलरिटी है, नेगेटिव पोलरिटी एसी सोर्स में। अब चूंकि जैसे ही पॉजिटिव पोलरिटी होगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये चार्ज होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर ये आइडियल कैपेसिटर माने हैं तो। अगर इसको हम आइडियल कैपेसिटर माने हैं तो ये क्या होगा? एक साइकिल में चार्ज, एक साइकिल में डिस्चार्ज। ऑन द होल कोई चार्ज स्टोर्ड एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल नहीं हुआ। अगर एसी की बात करें ओवर ए कंप्लीट साइकिल जीरो चार्ज स्टोर्ड होगा। जितना आपका स्टोर्ड हुआ उतना बाद में आपका क्या हो गया, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब आप यहाँ पे स्टोर्ड हुआ और उसके बाद अपने आप स्टोरेज घट गई, डिस्चार्ज हो गए कैपेसिटर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ओवर ए साइकिल की बात करते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस 0 कूलम्ब चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, 0, ठीक है। अगर यही चीज अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी में हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, अगर डीसी की बात करें तो 1/2 CV² होता है, ठीक है, और ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका 0 होगा और 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, टू आइडेंटिकल कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स draws a current of 10 ampere. When terminal of one of the coils are reversed, then current drawn is 8 ampere. The coefficient of coupling between the coil is, ये हमको कैलकुलेट करना है और ये गेट 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले टू आइडेंटिकल कॉइल है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होगा, LL होगा। तो लेट अस सपोज हम कंसीडर करते हैं दो आइडेंटिकल कॉइल और उस बाद में कहा है कि कोई एक कॉइल रिवर्स हो जाता है, तो इसके लिए हमको डॉट पोलरिटी एज्यूम करना होगा, जिससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए डिस्कस कर चुके हैं, मतलब डॉट पोलरिटी कंसीडर करते हैं इस तरीके का है,
इसका इंडक्टेंस L है, इसका इंडक्टेंस L है, इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M है। तो इसका अगर L इक्विवेलेंट लिखा जाए क्या आएगा, L प्लस 2M, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ से क्या आ जाएगा 2L प्लस 2M, यानी 2 इंटू L प्लस M। ठीक है, ये L इक्विवेलेंट आया। सिमिलरली अगर इसमें कहा है कि वेन टर्मिनल ऑफ वन ऑफ द कॉइल आर रिवर्स, ठीक है, अब कोई एक टर्मिनल रिवर्स कर जाता है, अगर रिवर्स कर जाता है तो यहाँ से जो डॉट पोलरिटी आएगी वो एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी। अगर ऐसा आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये L होगा, ये L होगा, दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M होगा, तो L इक्विवेलेंट आएगा L प्लस L माइनस 2M, यानी 2L माइनस 2M, यानी 2 इंटू L माइनस M। ठीक है, ये L इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, L इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, इसको हम L इक्विवेलेंट S बोलते हैं और इसको L इक्विवेलेंट Y बोलते हैं। ठीक है, S और Y। अब ध्यान देखिए, जब ये अच्छा X अगर हम ये लिखना चाहें X इक्विवेलेंट S, तो इंटू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू L इक्विवेलेंट S। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं 2 ओमेगा इंटू L प्लस M। कोई दिक्कत? इसी तरह X इक्विवेलेंट ये आपका Y, ये आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू L माइनस M। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, अभी आगे यूज होगा इसका। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब चूंकि हम जानते हैं करंट सबसे पहले जब सीरीज में था दोनों, और दोनों का पोलरिटी इस तरीके का था, पोलरिटी यहाँ पे था, तो इस केस में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट यहां से क्या आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन X इक्विवेलेंट, ये S जब सीरीज में था, मतलब कि दोनों सेम पोलरिटी था। तो V यहां पे क्या दिया है 200 बाई X इक्विवेलेंट क्या होगा 2 ओमेगा इंटू L प्लस M, 2 ओमेगा इंटू L प्लस M। सिमिलरली ये किसके बराबर है, 10 के बराबर होगा। सिमिलरली जब रिवर्स कर दिया गया तो 200 बाई 2 ओमेगा इंटू L माइनस M इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो कर रहा है, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। अब क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कीजिए और यहां पे लिखिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। गेट में इतना आपको नहीं करना है, एकदम अगर आपको आता है तो तुरंत आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 200, ये 200 गया, ये ऊपर आ जाएगा, चूंकि ये ऊपर आ जाएगा तो L माइनस M बाई L प्लस M इज इक्वल टू 10 बाई 8। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, 8L माइनस 8M इक्वल 8L प्लस 8M। 8M इधर गया, ठीक है, 8M इधर गया। ध्यान से देखिए, कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती हो तो बताइए। सॉरी देखें, यहां पे गलती आ गई, 8L माइनस 8M, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो वही सोचे 10L प्लस 10M। ठीक है, अब देखिए ये इसको यहां पे लीजिए या 8L इधर लीजिए, यहां पे भी कुछ गलती है, ध्यान से देखिए थोड़ा। तो स्टूडेंट कभी कभी इस तरह की चीजें आपको एनकाउंटर करनी पड़ती होगी, 8L है 10L है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह की चीजों में आप अगर मॉड ले लेते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मॉड लेंगे तो यहाँ पे 2L आएगा, 2L इक्वल टू 18M, यहाँ पे आपका L की वैल्यू आ जाएगी 9M, राइट, L की वैल्यू यहाँ पे 9M आएगी। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, K की वैल्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, और ये होता है M अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, अब चूंकि L1 भी और L2 दोनों L है, तो यहां से लिख सकते हैं M अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर, ये हो जाएगा M अपॉन L। अब यहां से M अपॉन L अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/9, तो K की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/9। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। याद रखिएगा, इस तरह का प्रॉब्लम आम स्टूडेंट के साथ आता है। सब सोचेंगे सर आखिर गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन का गलत होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें आप सीधे से यहाँ पे मॉड ले सकते हैं, मॉड ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉड ले लीजिएगा तो 8L माइनस 10L आएगा, माइनस 2L आएगा, तो उसको 12 आप लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। ठीक है,
18 mm, L यहाँ से 9 mm आ गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो एनकाउंटर की जाती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक। तो मॉड लेके हम अवॉइड कर सकते हैं, और देखिए k = 1/9 ये आंसर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। A 10 volt battery with an internal resistance of 1 ohm is connected across a non-linear load whose VI characteristic is इतना, current delivered by the battery is, क्या दिया है, a 10 volt battery connected with an internal resistance 1 ohm is connected across the load, जिसका VI characteristic अपने को दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका VI characteristic अपने को दिया हुआ है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, अगर हम इसके अक्रॉस हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन पता कर सकें, तो 10 करंट कितना फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है, I फ्लो करेगा, 10 - 1 × I = V होगा, क्योंकि इसका VI कैरेक्टरिस्टिक V² + 2V - 7I है = 0। तो यहाँ पे जो V है, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज को ही इंडिकेट कर रहा है, और I जो है इसके अक्रॉस करंट जो फ्लो कर रहा है इस लोड के अक्रॉस, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो 10 - 1 × I = V लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें 10 - 1 × I, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा V + I = 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ये कहाँ से आया, 10 - I = टोटल वोल्टेज V, और V और I का यहाँ पर रिलेशन दिया है वो दूसरा, ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है, सेकंड इक्वेशन दिया है, सॉल्व करिए। आप कहोगे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, I की जगह आप रख दीजिए 10 - V, I की जगह रख दीजिए 10 - V, ठीक है, यहाँ पे रखिए और सॉल्व कीजिए। V² + 2V, V² + 2V - 7, I की जगह क्या रखना है, 10 - V, 10 - V = 0। तो यहाँ से आ जाएगा V² + 2V - 70 + 7V = 0, V² + 9V और इक्वल टू, या -70 लिख लीजिए, -70। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ईजी है। आप कहोगे सर क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एलसीएम हम निकाल लेते हैं, तो यहां से आराम से आ जाता है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं 14 और 5, 7 × 14 और 5 अगर लिख दे तो यहाँ से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी आपको भी। तो V² + 14V - 7V, 14 - 7 9 होता है, और -70 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, V + 14 - 7V + 10। आप कहोगे सर ये तो अजीब आ गया। अगर आपको ब्रेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कुछ मत करिए, कुछ गलती है तभी ऐसा आया है। क्या गलती है, अच्छा 14 और 5 करना है, हम 7 कर दिए, चलिए ब्लंडर मिस्टेक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ये 5 आ जाएगा तो V + 14 ही आएगा ये। तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू 5 वोल्ट आएगी, और एक -14 वोल्ट। अब माइनस को हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो यहां से V की वैल्यू क्या आ गई, 14 वोल्ट। कितनी आ गई, 14 वोल्ट। जब V की वैल्यू 14 वोल्ट कितनी आई, 5 वोल्ट। आई एम सॉरी, V की वैल्यू कितनी आई, 5 वोल्ट। जब V की वैल्यू 5 वोल्ट आई तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 5 यानी 5 एम्पियर। तो यहां से जो पूछ रहा है करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ये कितना करेगा, ये 5 एम्पियर। आंसर आएगा 5 एम्पियर। कुछ नहीं करना है, खाली जो वोल्टेज ड्रॉप है 10 - I, उसको कंपेयर कर देना V² + 2V - 7I = 0 से। कंपेयर करेंगे, I की जगह वो लिखेंगे, एकदम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। I की वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन सॉल्व करना है, V निकालना है। V निकाल के कैलकुलेशन करते समय याद रखिएगा 14V - 5V होगा। V निकालिए, आंसर आएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये तो 10 क्वेश्चंस थे जो कि आज मैंने इस लेक्चर में गेट के कराए। ऐसे ही मैं टोटल 90 क्वेश्चन के अराउंड में कराने वाला हूँ, 85 to 90 क्वेश्चन के अराउंड में कराने वाला हूँ गेट के थ्रू। तो डेली मेरा 10 क्वेश्चन रहेगा, और 8 to 9 डेज में मैं कंप्लीट कर लूँगा गेट का, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे है जहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस गेट के कराए हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे कोई भी तरह का मेश एनालिसिस, कोई भी तरह का नोडल एनालिसिस, लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, इस तरह के क्वेश्चंस गेट में आएंगे। आप कहोगे सर यही से क्वेश्चंस गेट में आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस गेट में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अपना
प्रोसेस चालू रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ, 4 से 5 दिन से मैं लगातार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जाके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के बटन में जो बेल आइकन है बगल में उसको दबाइए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को, जो ये वीडियो है उसको जाके शेयर कीजिए। चाहे पुराने सब्सक्राइबर हो चाहे न्यू सब्सक्राइबर हो, जाके मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ पे दिया है, आप जाकर मेरे को कांटेक्ट करें, कमेंट करें अपने डाउट्स को, मैं उसको जरूर एड्रेस करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया है। कल मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपना एंथुजिज्म बना के रखिए और अपना जो भी आप कर रहे हैं टारगेटेड आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए, तो अपना टारगेट एकदम क्लियर रखिए और जाके एकदम एग्जाम अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।